नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। देश में लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और पहले चरण को लेकर के जोर शोर से तैयारियां भी जारी हैं। पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को होने वाला है, जिसको लेकर सभी दल जनता को अपनी तरफ से रिझाने के लिए जनता के बीच में पहुंच रहे हैं और जनता को रिझाने के लिए तमाम घोषणाएं भी कर रहे हैं। वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर सभी दलों ने स्टार प्रचारकों की सूची भी जारी कर दी है। सभी स्टार प्रचारक जनता के बीच पहुंच रहे हैं और जनता को रिझाने के लिए रैली भी कर रहे हैं। जनता को सरकार के काम भी गिना रहे हैं। वहीं पहले चरण के मतदान में मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट प्रदेश की सबसे चर्चित सीटों में से एक बन गई। मुजफ्फरनगर में बीजेपी से केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान और समाजवादी पार्टी से हरेंद्र मलिक के बीच टक्कर है, तो वहीं बसपा की एंट्री ने चुनाव को दिलचस्प बना दिया। कहा जा रहा है कि बसपा ने यहां दारा सिंह प्रजापति को मैदान में उतारकर सपा की राह आसान कर दी और बीजेपी की राह मुश्किल कर दी। वहीं आज अखिलेश यादव ने मुजफ्फरनगर में जनसभा करके चुनावी माहौल और गर्म कर दिया और मन से बीजेपी की टेंशन बढ़ाने की पूरी तैयारी भी बता दी। अखिलेश यादव ने कहा कि पहले चरण के चुनाव से ही हवा कुछ और चल रही है। जो खबरें मिल रही हैं, जिस तरह का माहौल दिखाई दे रहा है, इस बार पश्चिम से हवा पूरी तरीके से बीजेपी के खिलाफ है। इस बार पश्चिम की हवा भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ कर देगी। अखिलेश यादव ने कहा कि जब से बीजेपी की सरकार देश में आई है, पूरे देश में गरीबी है। ये देश का पतन कर रहे हैं। 1 लाख किसानों ने आत्महत्या की। जो आत्महत्याएं की किसानों ने, कोई मदद इस सरकार ने नहीं की। जो हमारे किसान 3 काले कानून के खिलाफ लड़े, शहीद हो गए, उनकी कोई मदद इस सरकार ने नहीं की। बीजेपी के मैनिफेस्टो पर जमकर बोले अखिलेश यादव। आइए आपको सुनाते हैं कि अखिलेश यादव ने किन किन मुद्दों पर बीजेपी को आज जमकर घेरा। बताओ, आटा और डाटा की जरूरत है कि नहीं है? ये कह रहे हैं कि हम विश्व गुरु बना रहे हैं देश को। बीजेपी के लोग कह रहे हैं हम विश्व गुरु बना रहे हैं। ये विश्व गुरु कैसे बनेगा? ये 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं। बताओ, दुनिया में किसी देश में 80 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा हो? 10 साल की इनकी उपलब्धि है कि 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं। ये 10 साल की इनकी उपलब्धि है। और यही उपलब्धि नहीं, अगर पीछे मुड़ करके देखोगे, ये वो जमीन है जिसने किसान नेता पैदा किए हैं। ये वो जमीन है जहां का किसान अपने हक और सम्मान के लिए लड़ाई लड़ने का काम करता है। ये वो जमीन है जहां महेंद्र सिंह टिकैत जैसे नेता पैदा हुए हैं और साथ ही साथ चौधरी चरण सिंह जी जैसे महान भारत रत्न हमारे किसान नेता पैदा हुए हैं। ये सरकार एक तरफ तो सम्मान दे रही है, भारत रत्न से सम्मान दे रही है, स्वामीनाथन जी को भी दे रही है, लेकिन हमारे किसानों को एमएसपी के लिए कोई गारंटी नहीं दे रही है। कोई एमएसपी की गारंटी अगर दे रही हो सरकार तो हमें बता दो आप। यही किसान हमारे यहां के गए होंगे दिल्ली अपने हक और सम्मान और लड़ाई के लेकर के दिल्ली गए थे, याद होगा आपको। न जाने कितनी बैरिकेडिंग लग गई थी, आरसीसी की दीवार लगा दी गई थी, सड़कों पे कीलें लगा दी गई थी। कोई किसान पहुंच ना पाए, ट्रैक्टर डीजल नहीं भरवा सकता था, ट्रैक्टरों को डीजल नहीं दे रहे थे, ट्रैक्टर चल नहीं सकता था, लेकिन उसके बावजूद भी किसान पहुंचे और किसान वहां जाकर के अपना हक मांग रहे थे, लेकिन सरकार ने उन्हें हक नहीं दिया। 3 काले कानून लाना चाहते थे ये लोग, लेकिन हम बधाई देना चाहते हैं किसानों की ताकत ने उनको रोक दिया और 3 काले कानून नहीं सरकार ला पाई। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये सरकार किसानों की नहीं है, ये सरकार बड़े बड़े उद्योगपतियों की है। ये सरकार हमारे गरीब किसानों की नहीं है। और अगर गरीब किसानों की सरकार होती तो हमारे किसानों का भी एक सरकार कर्जा माफ कर देती, हमारे किसानों को एमएसपी दे देती। हम अपने किसान भाइयों को कह करके जा रहे हैं, हम अपने घोषणा पत्र में अपनी पार्टी का जो हम लोगों ने मैनिफेस्टो बनाया है, विजन डॉक्यूमेंट बनाया है, जो हमने अधिकार देने की बात कही है, हम अपने किसानों को भरोसा दिलाते हैं
समाजवादी पार्टी और इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी, जिस तरीके से उद्योगपतियों का कर्ज माफ हुआ है, उसी तरह हमारे किसानों का कर्ज माफ होने का काम होगा। और हम तो बीजेपी के लोगों से पूछते हैं कि बीजेपी के लोगों, ये बताओ 10 साल में लगभग 1 लाख किसान ने आत्महत्या की है। जो हमारे पढ़े लिखे नौजवान हैं, जो मोबाइल चलाते होंगे, गूगल से देख लेते होंगे, वो जाकर के देखें कि जब से बीजेपी की 10 साल की सरकार आई है, पूरे देश में कम से कम 1 लाख किसानों ने आत्महत्या की है। जो आत्महत्या की किसानों ने, कोई मदद सरकार ने नहीं की। जो हमारे किसान हजारों की संख्या में 3 काले कानून के खिलाफ लड़े, शहीद हो गए, उनकी कोई मदद सरकार ने नहीं की। ये केवल उद्योगपतियों की मदद करते हैं। तब हम ये कहना चाहते हैं कि अगर ये उद्योगपतियों का 15 लाख करोड़ रुपया माफ कर सकते हैं, तो हमारे किसानों का 2 लाख करोड़ कर्ज माफ क्यों नहीं करना चाहती सरकार? इसलिए हम आपसे अपील करना चाहते हैं, और आपने सरकार का काम करने का तरीका तो देख लिया होगा। ये जो सरकार नारा दे रही है 400 पार, इन्हें पता नहीं है मुजफ्फरनगर, कैराना, मेरठ, बिजनौर, नगीना, सहारनपुर नारा लग रहा है 400 हार, 400 पार नहीं। इस बार 400 पार नहीं, 400 हार। और सोचिए, जिस सरकार के खिलाफ किसान खड़ा हो जाए और जिस सरकार के खिलाफ नौजवान खड़ा हो जाए, बताओ वो सरकार निपट जाएगी कि नहीं निपट जाएगी? और हम तो अपने नौजवानों से कहना चाहते हैं, ये सरकार रहेगी, न नौकरी मिलेगी, न रोजगार मिलेगा, और अगर ये और आ गए सरकार में तो आपकी शादी भी नहीं होगी, बिना शादी के रहना पड़ जाएगा। बताओ, आंकड़े पढ़ लिए कि 80% नौजवान बिना नौकरी का है, बिना रोजगार के है। बताओ, जब नौजवान बिना नौकरी, बिना रोजगार के होगा तो उसकी शादी कहां से होगी? ये बीजेपी वाले नहीं चाहते हैं कि हमारे नौजवान, उनका भविष्य बेहतर हो, उनके सपने पूरे हों। अभी देखा आपने, जो भी परीक्षा हुई सब में पेपर लीक हो गए। केवल एक परीक्षा का पेपर लीक नहीं हुआ है, जितनी भी परीक्षा हुई हैं सबके पेपर लीक हो गए। बताओ, लीक हुए पेपर के नहीं हुए? और जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, जो परीक्षा के लिए गए होंगे, वो जानते होंगे कि जितनी भी उत्तर प्रदेश की परीक्षा हुई सबके पेपर लीक हो गए। और हाल में अभी जब पुलिस की भर्ती के लिए परीक्षा हुई थी, इस सरकार ने कहा कि हमने पुलिस का इंतजाम किया है, हमने पुलिस का इंतजाम किया है, बेहतर पुलिस लगाई है, सिक्योरिटी की है, सुरक्षा ऐसी की है कि पेपर लीक नहीं होगा, सब परीक्षा हो जाएगी। बताओ, जब परीक्षा देने गया नौजवान, अपने भविष्य को बनाने के लिए गया, परीक्षा का पेपर लीक हो गया। बताओ, लीक हुआ कि नहीं हुआ पेपर लीक? और पेपर लीक के कारण, नौकरी न मिलने के कारण कई नौजवानों ने आत्महत्या कर ली। एक नौजवान हमारे यहां का है, कन्नौज का, पाल बिरादरी का, उसने कहा कि जिस डिग्री से हमें नौकरी नहीं मिल सकती, उस डिग्री का क्या फायदा। उसने अपने मां बाप के लिए चिट्ठी लिखी और डिग्री जला करके आत्महत्या कर ली। बताओ, सरकार ने कोई उस परिवार की मदद की हो तो बता दो। अब आप सभी ने सुना कि किस तरीके से अखिलेश यादव ने एक एक करके बीजेपी की नाकामियों को गिनाया और ये भी कह दिया कि बीजेपी का जो घोषणा पत्र है वो सिर्फ और सिर्फ जुमला है, उसके अलावा कुछ नहीं है। खैर, मुजफ्फरनगर सीट की बात हो रही तो सीट वाकई बहुत ही दिलचस्प है। अब आइए समझते हैं इस सीट के सियासी अंकगणित का खेल। माना जाता है कि मुजफ्फरनगर लोकसभा इस बार के चुनाव में 2019 के लोकसभा चुनाव की तरह इतिहास रच सकता है। 2019 में भाजपा से डॉक्टर संजीव बालियान और राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन से चौधरी अजीत सिंह मैदान में थे। यहां से बाजी संजीव बालियान ने मारी थी।
बता दें कि 2019 के चुनाव में इस सीट पर बसपा को कोई उम्मीदवार यहां से चुनाव नहीं लड़ा था, मगर इस बार बसपा के प्रत्याशी हैं तो भाजपा को दलित वोटों का नुकसान हो सकता है। बता दें मुजफ्फरनगर में दलित, मुसलमान और जाट वोटर जीत हार तो तय करते हैं। ऐसे में ये देखने वाली बात होगी कि भाजपा प्रत्याशी संजीव बालियान को 2019 चुनाव के मुकाबले इस बार कितने वोट मिलते हैं। दलित और जाट मतदाता किस पर विश्वास करता है, वहीं दूसरी तरफ सपा के प्रत्याशी जाट और अन्य पिछड़ा वर्ग के वोटों को अपनी ओर करने में कितना कामयाब होंगे, ये भी बड़ा सवाल है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुजफ्फरनगर सीट हमेशा से चर्चित सीट मानी जाती है और शायद यही वजह रहती है कि मुजफ्फरनगर सीट पर कांटे की टक्कर देखने को मिलती है। लेकिन इस बार मुजफ्फरनगर में माहौल सत्ता के विरुद्ध देखने को मिल रहा है। और ऐसी ही तमाम बड़ी अपडेट्स को देखने के लिए बने रहें 4PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ।